प्रिय छात्रों, शुभ प्रभातम। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तिका से उषा नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कविता का प्रारंभ हो, कवि का परिचय जान लेते हैं। इस कविता के जो रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ। इनके पिता का नाम चौधरी तारिफी सिंह था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो देहरादून से प्रारंभ होकर के गोंडा में संपन्न हुई और 1933 ईस्वी में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक की परीक्षा पास की और सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इसके पश्चात 1939 ईस्वी में छायावाद कविता के श्रेष्ठ कवि सुमित्रानंद पंत जी के साथ उनकी पत्रिका रूपाब में इन्होंने कार्य किया और तत्पश्चात कहानी, नया साहित्य, माया जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन कार्य का सहयोग उन्होंने दिया। 1965-1977 ईस्वी में पहली बार अगे ने अपने तार सप्तक में इनकी कविताओं को प्रकाशित की और उसके पश्चात इसी समय इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 1981 से 1985 ईस्वी तक ये प्रेमचंद सृजन पीठ के प्रमुख रहे। शमशेर बहादुर सिंह जी की पूरी जिंदगी साहित्य, चित्रकला, पत्रकारिता में व्यतीत हुई और बड़ी गरीबी की अवस्था में सन 1993 ईस्वी में 82 वर्ष की आयु में अपने कालखंड को 4-5 शताब्दी की चेतना दे करके ये स्वर्ग से धार गए। तो ये अपने जीवन में हमेशा एक साधारण जीवन इन्होंने व्यतीत किया, एक फकीरों का जीवन इन्होंने व्यतीत किया। चुका भी हूँ नहीं मैं, ये इनकी एक सर्वश्रेष्ठ कृति रही है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य कला परिषद का तुलसी सम्मान 1979 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ और 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। काव्य संग्रह में इनकी प्रमुख रचनाएं, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981 और काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 ये सर्वश्रेष्ठ प्रमुख रचनाएं हैं। विचारों के स्तर पर ये प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि रहे हैं और हिंदी साहित्य में इनकी पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में मानी जाती है। तो आइए हम कविता का प्रारंभ करते हैं। कविता का प्रारंभ करने से पहले आज की जो हम कविता पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है उषा, इसमें कवि ने अपनी जो उषा का जो समय होता है सूर्योदय से ठीक 2 घंटे पहले, उस समय प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है उसका सुंदर चित्रांकन इसमें कवि के द्वारा किया गया है और सुंदर बिंब शैली में इस कविता का सृजन कवि के द्वारा हुआ है। तो ये कविता के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर कविता है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय से पहले आकाश में जो दृश्य हैं प्रतिपल बदलते हैं और प्रतिक्षण प्रकृति अपना रूप बदलती है,
तो प्रतिक्षण रूप बदलता आकाश कभी तो शंख के समान दिखाई देता है, तो कभी राख से लिपा हुआ गीला चौक के समान दिखाई दे रहा है। तो आइए हम इस कविता का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। बच्चों, प्रस्तुत जो कविता है हमारी पाठ्य पुस्तिका आरओ भाग 2 से उद्धृत है। इस कविता के जो रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकाल, सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है, उस प्रातःकाल, उस भोर का सुंदर दृश्यांकन किया है। और उसी दृश्य का दृश्यांकन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका। तो कवि कह रहे हैं कि भोर का जो आकाश है अथवा प्रातःकाल का जो आकाश है, ये उषा के समय में इस तरीके से नजर आ रहा है जैसे कि कोई नीला शंख हो। प्रात माने सुबह, नभ माने आकाश, था बहुत माने गहरा नीला, शंख जैसे, शंख तो आप जानते ही हैं, तो शंख यहाँ पे पवित्रता का प्रतीक है। तो प्रातःकाल जो आकाश कवि को नजर आ रहा है, वो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नीला सुंदर साफ स्वच्छ दिखाई देने वाला शंख हो, ऐसा प्रातःकाल का दृश्य। और फिर उसी दृश्यांकन को आगे व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि भोर का नभ, भोर का नभ मतलब भोर माने सुबह, सुबह का नभ माने आकाश, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो धीरे धीरे सूर्योदय का आरंभ हो रहा है और उषा में परिवर्तन हो रहे हैं। उषा का जो प्राथमिक दृश्य था कि वो कवि को बिल्कुल नीला शंख जैसे दिखाई दे रहा था, प्रतीत हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें परिवर्तन होने लगा तो वो जो भोर का नभ था वो कवि को राख से लीपा हुआ चौका के समान लग रहा है। तो यहाँ पे राख तो आप जानते हैं भस्म जिसे कहते हैं, लकड़ी जब जलाई जाती है उसके बाद जो राख बचती है। लीपा हुआ चौका, लीपा माने लीपना, पोतना, और चौका का मतलब होता है रसोई। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये हमारे कुछ लोकल वर्ड सरल हिंदी के दे रखे हैं। तो चौका रसोई घर के लिए कहा जाता है। और हमारे हिंदू समाज में, हमारे समाज में ये प्रथा रहती थी कि प्रतिदिन जब हम रसोई में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले भोर के समय, बिल्कुल सूर्योदय से पहले ही हमारी रसोई में चौका होना चाहिए। राख का या गाय के गोबर का और मिट्टी का हम क्या करते थे, उसके फर्श को लेपते थे, तो उसको एक पवित्रता का सूचक माना जाता है। तो उस समय क्या है, उस समय जो वो चौका माने वो रसोई घर भी कैसे होती है, राख से जब हम उसे तुरंत लीपा जाता है तो वो थोड़ा सा गीला दिखाई देती है। तो वैसे ही कवि को ये महसूस हो रहा है कि जब सूर्योदय हो रहा है तो सूर्योदय से पहले जो उषा का समय होता है, तो उस समय क्या है, चारों ओर नमी रहती है, बिल्कुल नमी रहती है, मॉइस्चर, और उस नमी के कारण से थोड़ा सा गीलापन रहता है। तो उसी गीलापन की कल्पना कवि राख से लिपे हुए चौके के साथ जोड़ रहे हैं। ये बहुत सुंदर बिंब दृश्य है कि प्रातःकाल जो सुसा का समय है वो उसकी नमी किसके समान दिखाई दे रही है, राख से लिपे हुए चौके के समान लग रहा है। यानी कि धीरे धीरे आकाश में परिवर्तन हो रहा है, सूर्योदय का आरंभ हो रहा है, उषा का काल में धीरे धीरे परिवर्तन हो जा रहा है। और ये जो आकाश है, उस आकाश का रंग ऐसा लग रहा है जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका हो। तो कवि आगे कह रहे हैं कि मानो कभी किसी ने उसके रसोई घर को राख से लेप दिया हो और अभी अभी लेपने के कारण वह गीला बना हुआ है। तो भोर की शीतलता में आकाश में भी तो क्या होता है, आर्द्रता यानी गीलापन बना रहता है। वही गीलापन कवि को महसूस हो रहा है कि वही गीलापन आकाश में बना हुआ है। अब कवि आगे कह रहे हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो।
तो कवि फिर आगे कल्पना कर रहे हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर। पहले थोड़ा कठिन शब्द भी देख लेते हैं। तो सिल का मतलब होता है पत्थर, और केसर तो आप जानते हैं, केसर। और वो कह रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कवि कि ऐसा लगता है कि मानो कि किसी महिला ने अपने बहुत से काली सिल पर केसर पीसकर उसे पानी से धो दिया है। यानी आकाश का अब रंग ऐसा लग रहा है, नभ का रंग ऐसा लग रहा है, जब सूर्योदय होने से पूर्व जब आकाश में आसमान को हम अगर देखते हैं पूर्व की दिशा में, तो वहाँ क्या दिखाई देता है कि बिल्कुल लालिमा सी, लाल लाल सा उसका सूर्य की रोशनी का जो पार्ट है वो आकाश उससे क्या हो जाता है, लाल लाल केसर के जैसे लाल दिखाई देने लगता है। तो कभी कल्पना कर रहे हैं कि मानो कि जैसे कि किसी महिला ने क्या कर दी हो, अपने सिल पर, सिलवट्टे पर लाल केसर को पीस करके और उसे पानी से धो दिया हो, और उसके बाद फिर वो सिलवट्टा कैसा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। उसी प्रकार से आसमान भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। आकाश का नीला रंग काली सील तथा उषा के कारण आई लालिमा की तुलना केसर की लालिमा से यहाँ पर की गई है। तो जब तुलना होती तो वहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है। और उसके बाद आगे बता रहे हैं, सेठ पर या लाल खड़िया चाक मलती हो किसी ने। स्लेट, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में था या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। अब कभी आगे कह रहे हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, और उसी दृश्य को, उसी आकाश के बदलते स्वरूप का वर्णन करते हुए उषा के समय का परिवर्तन होते देख करके कभी फिर और दूसरी कल्पना कर रहे हैं कि मानो किसी ने या किसी बालक ने अपनी स्लेट पर लाल खड़िया, जो चाक होती है, लाल खड़िया चाक घिस दी हो। ऐसा आसमान दिखाई दे रहा है सूर्य की किरणों से, सूर्योदय से पहले जो उषा का काल है, धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है। तो आप भी इस दृश्य का सुंदर दृश्यांकन आप प्रातःकाल कर सकते हैं। तो ऐसा मानो लग रहा है, क्योंकि आसमान का रंग बिल्कुल लाल खड़िया जैसे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बच्चा अपनी स्लेट पर लाल खड़िया को घिस देता है, तो उसके बाद उसकी स्लेट का काला रंग भी क्या हो जाता है, लाल खड़िया के साथ मिल जाता है, घुल जाता है। ऐसे ही आसमान का रंग भी हो रहा है। तो यहाँ पर तालाब अथवा समुद्र के गहरे जल की नीलिमा में उषा की लाली को देखकर लगता है कि कवि कह रहे हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। तो कवि कह रहे हैं कि नील जल में, नील जल में का मतलब है कि समुद्र के जो गहरा नीला जल है उसकी नीलिमा में, और प्रातःकाल जो उषा की जो लाली है उसको देख करके कवि अपनी कल्पना कर रहा है कि लगता है कि जैसे कि कोई श्वेत वर्णी, गौर का मतलब आता है सफ़ेद, बिल्कुल गौरी। तो गौर वर्ण माने सुंदर से सफ़ेद वर्ण में कोई झिलमिलाती जो स्त्री की देह है उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है कि नीले जल में हिल रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब सूर्योदय होने का समय आ गया है, इसलिए जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो कभी आगे कह रहे हैं कि अब सूर्योदय होने लगा है, और जो ये उषा का यह जो सुंदर सौंदर्य का जो जादू है, जादूमयी जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय का आरंभ हो रहा है। तो बच्चों, ये जो कविता थी ये सूर्योदय से पूर्व जो उषा का समय होता है, यानी कि जब सूर्य नहीं निकलता है तो उससे पहले, सूर्योदय से 2 घंटे पहले का जो समय होता है लगभग, वो उषा का समय होता है। और कवि ने इस सुंदर दृश्य का दृश्यांकन अपने रसोई घर से और किसी स्त्री के साथ, और किसी स्त्री के द्वारा पीसे हुए सिलवट्टे पर पीसे हुए केसर के समान, या लाल खड़िया चौक के समान, या किसी श्वेत वर्ण की जो
स्त्री है उसकी प्रतिबिंब के साथ उसको जोड़ा है। तो ये सुंदर बिंब है और इसी सुंदर बिंब के कारण से इस कविता का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। तो ये कविता का भाव अर्थ था। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं। शिल्प सौंदर्य में हम देखेंगे कि यहाँ पर नील शंख जैसे में इसमें भी उपमा अलंकार है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, राख से लिपा हुआ चौका और बहुत काली, यहाँ पे जो क्या है, काली सिल में अगर हम देखें तो इसमें भी उपमा अलंकार है कि उपमा दी गई है, क्योंकि बहुत नीला शंख जैसे, या कहें आकाश को शंख के समान बताया गया है, समानता बताई गई है। तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। ऐसे ही आसमान के जो बदलते दृश्य का की समानता रसोई घर में राख से लिपी हुई रसोई घर के समान बताए जाना, यहाँ पर भी इस उपमा अलंकार का उदाहरण है। और आसमान के बदलते ही स्वरूप को, उषा के बदलते स्वरूप को काली शील के समान बताया जाना, ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। इसके पश्चात हम यहाँ पे चलते हैं फिर प्रात नव, केवल प्रात नव था, जो यहाँ पे प्रात नव था, है ना, यहाँ पे प्रात नव था। और उसके साथ साथ बहुत नीला, प्रात नव था बहुत नीला, केवल इतना हम अगर देखेंगे, प्रात नव था बहुत नीला। तो यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। भोर का नभ, और भोर का नभ में भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। तो जहाँ इसके पश्चात हम देखेंगे स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है कविता को। तो ये क्या है, उदाहरण अलंकार इसमें हम मानेंगे, उदाहरण अलंकार का ये सुंदर उदाहरण इसमें दिया गया है। एक और बात अगर हम यहाँ देखने की, कविता के बीच में ये ब्रैकेट में जो बातें दी जाती हैं, ये कविता में कुछ अतिरिक्त बताने के लिए लिखा गया है। तो कभी कविताओं में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा कभी बताने के लिए, अतिरिक्त बताने के लिए ऐसा लिख देते हैं। इसके पश्चात इस जो कविता है, संपूर्ण कविता, इसमें उषा का एक स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है। और समस्त कविता में बिंब जो हैं, जैसे नभ को नीला शंख के समान ये बिंब है, राख के लिपे हुए चौके के समान नभ को बताना ये भी बिंब है ना। और काली सील जरा लाल केसरी ये भी बिंब है। और स्लेट पर लाल खड़िया के समान मल दी हो किसी ने, तो ये भी एक प्रकार का बिंब है। तो ये बिंब और नील जल में गौर झिलमिल देह वाली स्त्री का ये बिंब, इसमें बिंब का मतलब प्रतीक, छाया, ये उसमें कवि ने इसका सुंदर बिंब दर्शनीय है। और इस कविता का जो भाव सौंदर्य है, इसमें कविता में कवि ने प्रातःकाल से पूर्व उषा काल का सुंदर वर्णन किया है, उसका स्वाभाविक वर्णन किया है। इस कविता की भाषा सरल और बोलचाल युक्त संस्कृत निष्ठ है। कुछ संस्कृत शब्द इसमें आए हैं और ये मुक्त छंद में लिखी गई कविता है। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देख लें, झिलमिल, नील जल में भी हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार इसको कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार भी उपस्थित हुआ है। तो ये बहुत ही छोटी सी कविता थी, लेकिन बहुत सुंदर कविता है। और ये हमारे उषा काल का एक यथार्थ चित्रण कवि ने किया है। तो इस कविता को आपने अच्छी तरीके से अर्थ ग्रहण कर दिया होगा। धन्यवाद।